नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बजट की बारीकियां, बजट के वो सूत्र जो आप जानना चाहते हैं, जो आप तक बातें पहुंचना जरूरी है। डिजाइनर न्यूज सुबह से लगातार ये कोशिश कर रहा है कि बजट की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर बात आपको बताई जाए जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, आपके घर को प्रभावित कर रही है, देश और राष्ट्र की हर अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। तो डिजाइनर न्यूज की ये कोशिश, ये पेशकश, और इसी पेशकश में हम दो नए मेहमानों के साथ फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले, जो अनेक विषयों पर देश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में लिखती रही हैं, और एक आर्थिक चैनल के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजा शर्मा, पहला सवाल आपसे ही करना चाहूँगा कि सुबह से आप बजट को लगातार देख रहे हैं, उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नटशेल में एक अगर मैं सूत्र वाक्य में आपसे जानना चाहूं तो इस बजट को किस तरह से आप लेते हैं? देखिए प्रतीक जी, ये बजट कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं ये कहूँ कि इस बजट में ये चीज़ सरकार ने करी है जो अनएक्सपेक्टेड है। ये बजट मान के चला जा रहा था कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड के बीच का एक डॉक्यूमेंट रहेगा। हमने कोविड के समय में क्या परेशानियां भुगती और पोस्ट कोविड देश को कैसे आगे लेके जाना है, खासतौर से हेल्थ के सेक्टर में। तो आप देखिए बजट का ऑलमोस्ट जो फोकस है वो हेल्थ के सेक्टर में रहा, और हेल्थ सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किए हैं उसको कैसे टेक अवे किया जाए, कैसे आगे आत्मनिर्भर भारत जो कोविड के पीरियड में इन्होंने कोट किया था कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बने। तो मोटा मोटी अपन बात करें तो एक लाइन में मैं ये कहूँगा कि ये बजट, पहले हम देखा करते थे कि एग्रो रिफॉर्म को हुआ करता था, कई बार हम देखा करते थे कि रक्षा को लेकर हुआ करता था। ये बजट आज की डेट में केवल हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, इन्होंने दूसरे इकोनॉमिक फ्रंट को छुआ भी नहीं है। आम आदमी उम्मीद लगा के बैठा रहता है कि मुझे इनकम टैक्स में क्या, स्लैब में क्या राहत मिलेगी। एज इट इज़ है, कोई बदलाव नहीं है। आप देखिए, एसएमएस की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा इस बार बजट वैसा स्पर्श नहीं किया उन्होंने। इस बजट को ज़्यादा फोकस किया तो उन 5 राज्यों की तरफ फोकस किया, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से, जहाँ चुनाव होना है, और वो सड़कों को लेकर, नेटवर्क को लेकर, हाईवे को लेकर बड़े अनाउंसमेंट किए। 65,000 करोड़, 70,000 करोड़ के अनाउंसमेंट बंगाल, आसाम को लेकर किए जा रहे हैं। खास तौर से हेल्थ की बात करो तो हेल्थ में उन्होंने एक नया फंड बना दिया, उसमें वैक्सीनेशन को लेकर 35,000 करोड़ का एक फंडिंग किया है उन्होंने। तो मेरा ये मानना, ये बजट अभी भी हम कोविड के दौर से बाहर आ रहे हैं, ये एक प्रकार का वैक्सीनेशन है। जयश्री पिंगले जी, राजा शर्मा ने बहुत साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया कि ये बजट जो है वो कोविड प्रभावित बजट है। लेकिन एक और बड़ा काम बजट के 2 महीने पहले से होने लगा था, वो था किसान आंदोलन। हम जब बात कर रहे थे प्री बजट की, एक अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी के साथ जब मैं बात कर रहा था, तो हमने इस विषय पे, दोनों विषयों पे बात की थी, कोविड पर भी और खेती किसानी पर भी, कि ये बजट कहीं ना कहीं किसानों को और खेती को आकर्षित करने वाला बजट भी होगा। किस तरह से इस समग्र रूप में आप इस बजट को देख पा रही हैं? देखिए, मैं बजट को इस मायने में देखती हूँ कि जो पॉलिटिक्स है, मतलब पॉलिटिक्स ड्रिवन इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी ड्रिवन पॉलिटिक्स होता है। तो हम जब देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि इतना 2.5 महीने से जो आंदोलन चल रहा है कृषि पर, है ना, तो बहुत उम्मीदें बांधी थी। मुझे दिख रहा है कि सरकार बिल्कुल दबाव में नहीं है। सरकार बहुत स्पष्ट है, सरकार बहुत क्लियर है कि वो क्या करना चाहती है। उसने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल बातें की है एग्रीकल्चर को लेकर, या एमएसपी की जो बात कही है, वो बातें पहले से हो रही है। उसने कोई इस तरह से उसके दबाव में आने का कोई नज़रिया हमें, या कोई दृष्टिकोण हमें ऐसा दिखाई नहीं देता है। देखिए, बजट को मैं इस मायने में इस तरह देख रही हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई बुरी खबर नहीं है, कोई शॉक थेरेपी नहीं है। हम लगातार 3 ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, मतलब जीएसटी कहिए, डिमोनेटाइजेशन कहिए, और दूसरा एक प्रकृति का जो मार है कोरोना, हम उससे जब निपट रहे हैं, जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा नौकरियां चली गई है, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की, इकोनॉमी को अलग अलग तरह से एक रिसेशन का दौर हम देख रहे हैं हर सेक्टर में। तो वहाँ पर जब हम इस बजट को देख रहे हैं तो बजट एकदम नॉर्मल है, एकदम कूल है, और यही उसकी खूबी है कि कहीं से कहीं तक किसी भी क्षेत्र को उन्होंने इस तरह से बहुत ज़्यादा ग्रैब नहीं किया है, बहुत ज़्यादा सख्त मिजाजी नहीं दिखाई है। यही शायद इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। दूसरा, हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 7.7% से हम नीचे हैं अभी, मैं अगर सही हूँ तो।
तो एक उसका भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिससे कि हमें उस रिसेशन से बाहर निकलना है। जैसे मनमोहन सिंह कहते थे कि 1% की ग्रोथ डाउन होने का मतलब है 10,000 करोड़ का नुकसान है कुल मिलाकर। तो आप उस नज़रिए से देखिए तो हम 7.5% से ज़्यादा नीचे है। तो हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और शायद सरकार भी अभी एक रिसेशन और तमाम चीज़ों से, ग्रोथ रेट से एक जूझ रही है। तो उस दौरान ये आया हुआ बजट है और निसंदेह सबसे ज़्यादा फोकस हेल्थ पर है और हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना कितने समय तक रहेगा, कैसे रहेगा, और उसमें निपटना सबसे बड़ी चुनौती है सरकार की। राज शर्मा जी, ये बजट का कोरोना की बात हो गई, किसानों की बात हो गई, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये विकास और विश्वास बढ़ाने वाला बजट है। आपको लगता है कि इस बजट के बाद जो है वो विकास भी होगा और विश्वास भी बढ़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी हर बार एक नया पर्टिकुलर टाइप का वर्ड कोट करते हैं जो हेडलाइन जनरेट करता है। पहले जब आपने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत इन्होंने ऑलरेडी 3 बजट पेश कर चुके हैं। ये तो मेन बजट है, लेकिन मेन 3 बजट पेश कर चुके हैं। वो 20 लाख करोड़ का फिगर ये दे चुके हैं कि 20 लाख करोड़ जनता की जेब में जाएगा, किसी न किसी रूप में जाएगा। मुझे तो डे टू डे की लाइफ में उन 20 लाख करोड़ का कोई भी असर नज़र नहीं आ रहा है, देश की जनता की बात करें तो। अब अपन बात करते हैं कि जैसे मैडम ने कहा कि पॉलिटिकल ड्रिवन बजट होता है। राजनीति में कोई भी काम चैरिटी के लिए नहीं होता है, कोई ना कोई निर्णय उसके वोट बैंक को बढ़ाने के लिए होता है। अब आप देखिए 4 राज्यों में जो चुनाव है, उन राज्यों पर उन्होंने इंक्लाइन किया, फोकस किया, और वहाँ पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा ग्रोथ इंजन के रूप में इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, इन्वेस्टमेंट एश्योर किया है। आपने कहा कि विकास, ये विकास 2014 में भी तो जब से आए हैं तब तो यही तो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि विकास ड्रिवन है। आप 2014 से आप लोग तो बजट पेश कर रहे हो, आज 14 से आज अपन 21 की बात कर रहे हैं, तो 7वां बजट है आपका। 7वां बजट में आप बात तो वही कर रहे हो विकास की, लेकिन इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में अभी हेल्थ इमरजेंसी है। हेल्थ इमरजेंसी को जितना सपोर्ट मिलेगा, जितना उसको बहुत बेहतर तरीके से कैलकुलेट करके उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, हम आज वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो चाहे फाइजर हो, चाहे मॉडर्ना हो, चाहे हमारे देश की दोनों दवाइयाँ हो, कोवैक्सीन, कोविशील्ड हो, ये आज वर्ल्ड लेवल पे क्यों चर्चा का विषय है? क्योंकि हम सही समय में उस प्रोडक्ट को लेकर आ गए। तो ये मान के चलिए कि अगला साल पूरा, मैं तो 2021 और 2022 पूरा मान के चल रहा हूँ सर, पूरा हमें अभी हेल्थ इमरजेंसी के दौर से गुजरना पड़ेगा। आपके पास अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ी, अच्छी गाड़ी खड़ी रह जाएगी यदि हम कोविड में लॉकडाउन हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, उस दिशा में सरकार ने ये कदम उठाया है। 64,000 करोड़ समथिंग का एक प्लान फिक्स किया है, 35,000 करोड़ की वैक्सीनेशन प्लान किया है, और हम हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो देखिए, मैं 100 करोड़ का लगभग हेल्थ और उसके लिए 34, 64 और 35, 99 होते हैं, लगभग 100 करोड़ 1 लाख करोड़, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो 1 लाख करोड़ का जो बजट है, देखिए अल्टीमेटली जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री जी खुद कहते आ रहे हैं, हम तो कृषि दर्शन के जमाने से सुनते आ रहे हैं ये बात, किसान भाइयों राम राम, जहान है तो जहान है, ये बहुत जमाने से सुनते आ रहे हैं। तो जहान है तो जहान है, सही बात है। इसलिए इस जान को बरकरार रखने के लिए पूरे जहान में क्या क्या किया जा सकता है, उस दिशा में सोचा जाना चाहिए। अब आप इसी बात में मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे आज बाजार ने 2000 पॉइंट छुआ, ऊपर की तरफ गया शेयर बाजार। शेयर बाजार का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता है सर। कैसा? कि जैसे सपोज कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस किए तो 5 इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों के शेयर तत्काल प्रभाव से बढ़ जाते हैं उस समय। पर उस समय वहाँ कोई ट्रेड नहीं हुआ उसका, वह कोई मार्केट में उसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। वो सेंटिमेंट्स के आधार पर जनरेट होता है कि यदि 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनना है तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के स्टॉक ऊपर जा सकते हैं, वैसे बाजार कूद जाता है। वो बाजार नहीं, अभी आप 50,000 बाजार नीचे गए, फिर 47,000 पे आके भी रुक गए थे। ये तो डे टू डे का, इसलिए इसको बहुत बड़ा पैमाना नहीं माना जा सकता कि बाजार ने बहुत बड़ा स्वागत किया हो, झूम उठा बाजार, ये हेडलाइन हो सकती है। लेकिन सर 130 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ से भी कम लोग इस बाजार के प्लेयर हैं सर। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि कितने लोग हक की मुट्ठी का प्लेयर है। ये सूट बूट वाले, वो जो हमेशा ये कहते हैं कि इकोनॉमिक ड्रिवन बजट है, तो इकोनॉमिक ड्रिवन बजट इसलिए कि जो कंप्यूटर पे पैसा उछल रहा है ये उनके काम का है। माइग्रेंट लेबर घूम रही थी देश में 3 करोड़, उस समय किसी को याद नहीं आई थी कि देश कैसा होना चाहिए, देश का बजट कैसा होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है सर कि आज के बजट में डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर फोकस किया गया है। मैं कहता हूं विंटर सेल लग गई। आज अपन लिखते हैं ना सेल सेल सेल,
वैसे आज एयरपोर्ट की बात करो, रेलवे की बात करो, सड़कों की बात करो, नवरत्न कंपनियां बेची जाएंगी। नवरत्न कंपनियां, तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, अब इनकी प्लानिंग क्या है, ये जब डॉक्यूमेंट सामने आएगा तब मालूम हालांकि पड़ेगा। उसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि उसकी भारतीयता बनी रहे, उसके बोर्ड में इतने % भारतीय रहें, उसका बोर्ड जो है वो उसमें जो शेयर का बड़ा हिस्सा है वो भारत के पास रहे, ताकि भारत के हित में सोचा जा सके। ये तमाम इफ एंड बट्स हैं, लेकिन साहब माल तो बिक रहा है। पूर्वजों की संपत्ति बेचकर अगर आप मर्सिडीज में घूमते हैं तो कोई बहुत महान काम नहीं करते। जरूरी ये है कि कुछ संपत्तियां बनाई भी जानी चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल ठीक वहाँ बात है। बनाने में हम ये बजट को ऐसा दिखता नहीं है कि नई संपत्तियां बना पाएगा। जयश्री जी, 20 लाख करोड़ का कर्जा लेने की बात वित्त मंत्री जी कह रही हैं। लग रहा है कि 20 लाख करोड़ बाजार से जुटाना पड़ेगा। पहले ही कर्जा में हम फंसे हुए हैं, और कर्जा किस तरफ जा रहा है देश? जी, बेहिचक तरीके से कहा गया है कि फिस्कल डेफिसिट की जो बात की गई है, जिसमें कि मेरे ख्याल से 10% फिस्कल डेफिसिट, 9.5% फिस्कल डेफिसिट बताया गया है उसमें। देखिए, समय बहुत विकट है, हम देख चुके हैं, और लोगों की नौकरियां चली गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर खत्म हो गए हैं पूरी तरह से, सैकड़ों इंडस्ट्रीज बंद हो गई है। तो उसमें मुझे ये फिस्कल डेफिसिट या जो घाटे की बात है या कर्जे की बात है, इससे खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है। और अब सवाल इस पर आना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बजट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़। देखिए, बिफोर कोविड भी वो 3 बूस्टर्स दे चुके हैं लगातार। पिछले 1 साल में अपन बात करें तो निर्मला सीतारमण और फाइनेंस मिनिस्ट्री, और बैंकिंग सेक्टर को बहुत उबारने की कोशिश की गई है। बहुत इजी लोन फैसिलिटीज़ और जो मॉरेटोरियम रहता है उस पर बात की गई है, उसकी फैसिलिटीज़ को इन्हांस किया गया है। तो हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो सवाल इस बात का नहीं है कि आप कर्जे में हैं या घाटे में हैं या आप क्या कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप किस तरह से खड़े होते हैं और किस तरह से ऐसा माहौल, ऐसे सेंटिमेंट्स, ऐसे इमोशंस बाज़ार में या इंडस्ट्री में या कॉरपोरेट में क्रिएट होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्रोथ ओरिएंटेड देश की तरफ हम वापस जाएं, और जो 7.5% वाला जो हमारा ग्रोथ रेट था कभी, हम उससे आगे बढ़ें या उस तरफ जाएं। अभी सवाल इस बात का होना चाहिए। देखिए, एक वित्त मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं बजट के बाद, और उसमें वो कह रही है कि किसानों का जीवन सुधारना उनका मकसद है और किसानों की आय बढ़ाना उनका मकसद है, और ये बजट जो है गांव का, खेती का, किसानी का पूरा ध्यान रख रहा है। और एमएसपी को भी उन्होंने कहा है कि हम 1.5 गुना तक कर देंगे। आपकी जो उनकी आय है, किसानों की आय उत्पादन लागत से दुगनी करने की बात कही गई थी 2022 में। 2021 में वो कह रहे हैं कि 1.5 गुना तो हम कर ही देंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर ये बजट चिंतित है, ऐसा लग रहा है, और ऐसा वित्त मंत्री अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रही है। पर सवाल ये है कि जो किसान बहुत खेतिहर किसान है, छोटा किसान है, जिसकी 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा ज़मीन है, वो उसको इस वक्त जिस तरह की राहत की ज़रूरत थी, क्या वो बजट दे पाएगा? और क्या वो बजट इसको इस बात के लिए खड़ा कर पाएगा कि उसकी ज़मीन बची रहे, उसकी खेती बची रहे, और वो इस खेती के दम पर अपना घर चला पाए? राजा शर्मा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ आज के बजट में हुआ हो। बजट में हम देख रहे हैं 26 जनवरी से गाजीपुर पे और सिंधु बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से देश के किसान बैठे हुए हैं, उसके बाद भी सरकार ने कोई ऐसा बजट तो पेश नहीं किया जिसको लेकर मैं कहूँ कि चिंता जताई हो। और मेरा ये मानना, जब 11 दौर की बातचीत हो चुकी है तो 11 दौर की बातचीत में संवाद से हल निकाल लेते। बजट के माध्यम से उनको क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो आप? मुझे नहीं लगता कि बजट में सरकार ने किसानों के हित को लेकर इस प्रकार से कोई स्पेशली ध्यान दिया। देखिए, आज आंकड़े गिना रहे थे कि हमने इतना इतना किया है, तो 2011 से 12 से 13 से लेकर 14 से लेकर जब से आप आंकड़े गिना रहे हो, हम तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि किसान क्यों बैठे हैं, इसका जवाब में आपने क्या दिया है? मेरा तो सर ये सवाल भी है कि जब 11 वर्ष बाद का संवाद हो चुका है, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चले गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे ये कहा कि हम अब इस पे स्टे देते हैं, और सरकार ने भी कहा कि हम 18 महीने का ऑलमोस्ट स्टे देते हैं, इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो अभी बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है कि वो लोग क्या बात मना के उठेंगे और ये लोग क्या बात मानेंगे। लेकिन बजट के पार्ट पे आप बात करो तो सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। डीजल अल्टीमेटली महंगा होगा ही, जो ट्रैक्टर में भी लगेगा और किसान को भी लगेगा, आपकी गाड़ी में भी लगेगा और मेरी गाड़ी में भी लगेगा। डीजल महंगा हुआ तो महंगाई बढ़ेगी, रोड ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन। इन्फ्लेशन देखिए आने वाले समय में तेल तिलों में से निकलेगा, इन्फ्लेशन बढ़ना ही है। आप मुझे बताइए, 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है कि कोई भी राजनेता सड़क पे इसको लेकर कोई प्रकार का आंदोलन कर रहा है? हम 70 रुपए पे ले रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पार्टी के पक्ष के लोग सड़क पे उतर जाते थे। आज 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है।
तो इसका मतलब जनहितैषी मुद्दों को लेकर जनता को राजनेता बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। उनको कोई विषय नहीं है कि 100 रुपए लीटर बिक रहा है, 110 रुपए लीटर बिक रहा है। मुझे बताइए कौन सा फूड कमोडिटी है जो 100 रुपए के नीचे बिक रहा हो? आपके पल्सेस गिना दीजिए, किसी प्रकार की सीरियल्स गिना दीजिए जो 100 रुपए के नीचे बिक रहा हो। कोई बोलने को तैयार नहीं है ना। इन्फ्लेशन तो बढ़ना है सर, डे बाय डे बढ़ना है। आप नोट कर लीजिए, मैं पिछली बार बजट में बहुत अच्छा किया था, सोलर एनर्जी पे इन्होंने फोकस किया था। इस बार थोड़ा बहुत सोलर एनर्जी को इन्होंने टच किया है। कुसुम योजना पे पिछली बार अच्छा फोकस किया था, इस बार उसमें भी कोई बात इन्होंने की। पूरा बजट यदि बात करो तो मेरे नजरिए से बजट पूरा हेल्थ सेक्टर को फोकस कर रहा है। ऐसा में हेल्थ सेक्टर पे कितनी इंडस्ट्रीज जनरेट होती है, कितनी फार्मा इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिलता है, कितने SEZ डेवलप होते हैं, कितने वैक्सीनेशन प्लांट बनते हैं, कितने हमारे यहाँ जो ट्रॉमा सेंटर है वो बनते हैं, ये मैटर करेगा। जयश्री जी, वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि बजट जो है वेल और वेलनेस बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बैंकों के स्वास्थ्य को सुधारने की, केवल आम आदमी के स्वास्थ्य को सुधारने की कोशिश नहीं, इस बजट में बैंकों के स्वास्थ्य सुधारने की कोशिश है। 20,000 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों को दिए गए। सवाल ये है कि ये नौबत क्यों आई सरकारी बैंकों की कि 20,000 करोड़ रुपए उन्हें देना पड़े? इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो घाटा बढ़ता जा रहा है, जो लोग पैसे नहीं लौटा रहे हैं, खासकर बड़े उद्योगपतियों ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है, विलिंगफुल दिवालिया घोषित कर दिया है, और वो बैंकों का पैसा खाने लगे हैं। विजयमाला तो एक नाम है, नीरव मोदी तो एक नाम है, ऐसे अनेक जो लोग भाग के नहीं गए हैं भारत, वो भी तो बैंकों का पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं। तो क्या बड़े उद्योगपति, हालात देश कितने खराब हो गए हैं अर्थव्यवस्था के कि बैंकों को अपना ऋण नहीं लौटा पा रहे हैं, या वो ऋण लौटाना नहीं चाहते थे कि आज बैंकों को मजबूत करने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए देना पड़े? देखिए, हम बात करें तो डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही जो पटरी से उतरी है इकोनॉमी हमारी, जो रिजर्व फंड, रिजर्व बैंक का भी इस्तेमाल कर लिया गया, उसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी रही, उसको लेकर मतलब रिजर्व बैंक से लगातार जितने भी आए, कितने लगातार इस्तीफे हुए हैं, चाहे रघुराम राजन हो या तमाम हो, या तो हम वो सारा सीन, सारा दृश्य देख चुके हैं। और NPA जो है उस पर सरकार अभी तक कोई इफ़ेक्टिव कार्रवाई नहीं कर पाई है। हम लगातार देख रहे हैं बड़े बड़े नाम, तो जैसे आपने बताया माल्या या नीरव मोदी है, उनके नाम तो चर्चा में है, लेकिन या वीडियोकॉन वाला मामला हुआ, तो ये जो NPA वाला जो बहुत बड़ा फैक्टर है, या उससे जो घाटे में है, या उससे जो बैंकिंग सेक्टर डूब रहा है, उसने एक बहुत बड़ा नुकसान इस देश का या बैंकिंग सेक्टर का ज़रूर किया है। तो हालात अब वापस, अगर 15,000 करोड़ अगर अनाउंसमेंट है बैंकों में देने की, तो होपफुली हम देखें कि किस तरह से इसका एलोकेशन, मतलब बजटिंग है, इस तरफ से इसको दिया जाना है, और इसका क्या असर होगा, और इसके साथ जो गवर्नेंस चाहिए वो क्या होगा। इस पर एक बहुत बड़ा, एक मुझे लगता है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। राजशरा, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि वित्त मंत्री जी कह रही हैं कृषि सेस लगाया जाएगा पेट्रोल डीजल पे, 4 रुपये डीजल पे, 2.5 रुपये पेट्रोल पे, और कह रही हैं कि इसका बोझ जनता पर नहीं पड़ेगा। ये किस तरह का जादू है कि हम सेस भी लगा रहे हैं और बोझ भी नहीं पड़ेगा? देखिए, पेट्रोल डीजल तो वैसे भी, अब आप देखिए सरकारें किस तरीके से उसमें तेल का खेल कर रही है। आप जब 40 रुपये बैरल, $40 जब बैरल का जब रेट होता है, तब भी हमको पेट्रोल 95 रुपये मिलता है, और 125 रुपये बैरल होता है तब भी हमको पेट्रोल 95 रुपये मिलता है। तो फिर ये तेल का खेल नहीं है तो बताइए क्या है? एक बात। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तेल तो तिलों में से निकलेगा। आपने सेस लिया है तो किस माध्यम से जनता की जेब पे डालोगे, या आप बाद में लिखा पढ़ी करके बताओगे? चलिए मत करिए, अभी जो 95 रुपये मिल रहा है उसका हिसाब तो दे दीजिए। आप 2.5 रुपये भी जो बढ़ा रहे हो उसको छोड़ दीजिए, अभी नहीं हमारी जेब पे। ये 95 कैसे बढ़ गया? चलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट से सवाल करता हूँ। सभी राज्य सरकारें 35, 36, 37 रुपये खुद वसूल रही है इसको लेकर, तो राज्य सरकारें क्या कर रही है? फिर जब चुनाव आता है तो 1-2 रुपये कम कर देती है, हेडलाइन जनरेट हो जाती है कि 2 रुपये कम किए। कल राजस्थान ने कम किए, अशोक गहलोत ने कल शायद 1.5 या 2 रुपये कम किए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई साहब, इस भाव तक चले कैसे गया? इसका मतलब इंटरनेशनली, ग्लोबली मार्केट जो है अब आपके बस की बात नहीं है। और आप देखिए, जिस दिन बाइडेन ने शपथ ली थी उस दिन इंटरनेशनल मार्केट ने फिर एक बार उछाल पकड़ा था। ट्रंप की पॉलिसीज अलग हुआ करती थी, बाइडेन की पॉलिसी अलग है, और निर्मला सीतारमण की पॉलिसी अलग है। लेकिन ग्लोबली आप मार्केट से बच के बाहर नहीं जा सकते, ध्यान रखिए आप।
इसलिए ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंगली आपको अब चलना पड़ेगा। हमारे देश पे 100 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल हो रहा है, हम भरवा रहे हैं, ये 2.5 रुपए की आप परवाह मत कीजिए। जो पिछले 6 महीने से भरवा रहा है उसका हिसाब कौन देगा, चलिए बताइए आप। उससे मैं तो कोई बोलने को तैयार नहीं सवाल है। वही मेरा वही है कि क्या ये शेष लगने के बाद और डीजल पेट्रोल महंगे बढ़ना ही है दाम सर, बढ़े? घटना कहाँ है, बढ़ना ही है, कोई संभावना नहीं घटने की। दूसरी बात, आप चलिए आप एक चीज समझिए सर, 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना गैस मुफ्त में देना है इनको, नहीं लेकिन कितने लोग बाद में रिफिलिंग कराते हैं, वो ये आंकड़े ये आप और मैं भी जानते हैं कि कितने लोग कराते हैं, एक बार वापर लिया ठीक है। मैं कह रहा हूं जब उनको देना है तो वो इस पलड़ में से निकाल के उस पलड़ में दे देंगे, घर से तो कोई लाएगा नहीं, सिस्टम में से पैसा निकलता है ना। तो अल्टीमेटली सफर कौन करता है, सफर करता है मिडिल क्लास। मेरा इस बजट को लेकर सिंगल लाइन टेक अवे ये है, मिडिल क्लास को आत्मनिर्भर अपने बल पे बना रहना पड़ेगा। सरकारों के भरोसे मत रहिए, सरकार आपको कुछ नहीं दे रही है। 20 लाख करोड़ में मिडिल क्लास को क्या मिला, कोई मुझे बता दे। जब माइग्रेंट लेवल घूम रहा था उस समय माइग्रेंट लेवल पे आपने बात की, माइग्रेंट लेवल को क्या मिला, चलिए बता दीजिए। शेयर बाजार के इंडेक्स को देख के बजट की कल्पना मत कीजिए। शेयर बाजार बहुत चुनिंदा लोगों की मुट्ठी का खेल है, उसमें एक व्यक्ति अरबों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके स्क्रिप्ट को खरीद लेता है, बेच देता है, ऐसा नहीं चलेगा। 130 करोड़ में आप बताइए क्या हो रहा है। तो आप बात करते हो गरीबों की, दलितों की, ये क्योंकि सामने भी लोकसभा में चुनाव नहीं है ना साहब। जब 2018 में नहीं पर 5-6 महीने में 5 राज्यों में चुनाव होंगे तो दे दिया ना उनको जो देना था, रीजनल जो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर रूप में देना था, वो सब वही गया, वो वही गया है, वो वही जाएगा। 1 करोड़ आपने कहा कि हमको उज्ज्वला योजना देना है, उसमें से उन्होंने चूज कर ली कि कौन से राज्यों में मेनली देना है। प्लस अब आप देखिए आसाम और बंगाल चाय पत्ती का बड़े प्रोडक्शन है, आप वहां पे कुछ उन 1000 करोड़ रुपए चाय पत्ती श्रमिकों के लिए रखे गए। ये क्या है, इसके पहले तो आपको उनको कभी याद नहीं आई। असम की सड़कों के लिए जो है काफी बड़ा, बंगाल के लिए, असम की सड़कों के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया है। अल्टीमेटली चुनाव है तो चुनाव के मद्देनजर तो इन्वेस्टमेंट होंगे ही। जयश्री जी, जो चुनौतियां थी इस बजट के पहले की, वो चुनौती थी एक तो बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और देश के लघु सूक्ष्म उद्योगों की जो कमर टूट गई है उनको वापस से खड़ा करना। ये 3 चुनौतियां बहुत बड़ी चुनौतियां थी और खेती पर हमने काफ़ी बात की। आपसे पहले भी हमारे साथ मेहमान जुड़े थे, हमने उनसे बात की थी। इन 3 सेक्टर्स में जो सबसे बड़ी चुनौतियां थी, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और छोटे उद्योगों की मदद, इन 3 सेक्टर्स पर ये बजट को आप किस तरह से विश्लेषण करती है? देखिए, मुझे लगता है कि इन तीनों ही सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा एड्रेस तो किया नहीं गया है। ये सोचा गया है कि अगर हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करते हैं, अगर इंडस्ट्रीज़ को, हालांकि बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ को भी इस तरह से कोई बहुत बड़ा बेनिफिशियल नहीं टारगेट किया गया है। सिर्फ ये चीज़ है कुल मिलाकर के डिसइन्वेस्टमेंट को वेलकम किया गया है कि भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट आ सकता है उसमें। जैसे सबसे बड़ा सेक्टर तो LIC का उन्होंने दिया है जो 74% किया है 34% से। तो इस तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल जो बजट पेश हुआ है उससे ये माना गया है, उससे एक परसेप्शन को खड़ा करने की कोशिश की गई है कि इससे नौकरियां बढ़ेंगी, इससे इंडस्ट्री बूस्ट होगी और कुल मिलाकर देश तरक्की की राह पर, या जो स्लो डाउन है, जो स्लगिश इकोनॉमी है, वो थोड़ी फास्ट होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो बजट की कोशिश ये है कि बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मदद मिले, बुनियादी अधोसंरचना को मदद मिले, हाईवेज बन जाएं, सड़कें बन जाएं, गांवों का थोड़ा विकास हो जाए, खासतौर पर उन राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, केरल में, पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, और वहां के चाय के मजदूरों की ज़िंदगी में थोड़ी सी गर्माहट आ जाए। ये कोशिश इस बजट ने ज़रूर की है, लेकिन ये कोशिश थोड़ी सी कमतर दिखाई दे रही है क्योंकि सरकार दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि वो 20 लाख करोड़ का जो है उसके ऊपर कर्जा है, कर्जा लेना पड़ेगा बाजार से, कुछ अपनी कंपनियां बेचना पड़ेंगी, रेलवेज बेची जाएंगी, एयरपोर्ट्स बेचे जाएंगे, कुछ नवरत्न कंपनियां बेची जाएंगी। तो हालात हम कह सकते हैं कि गरीबी में आटा गीला वाली जैसी दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस तरह से जो आत्मविश्वास मोदी जी और टीम निर्मला दिखा रही है, कह रही है कि ये वेल्थ और वेलनेस का बजट है, ये विकास और आत्मविश्वास का बजट है, तो निश्चित रूप से एक उम्मीदें जागती हैं। कुछ खेती की बात की गई है, कुछ मज़दूरों के लिए बात की गई है। अब मज़दूरों को PF और EPF में उनके लिए थोड़ी सख्ती बरती गई है कि उनको तुरंत मिलना चाहिए। अगर आपके पास 3 भी मज़दूर हैं तो उसका PF कटना चाहिए। तो बजट में सब कुछ हर वर्ग के लिए कुछ देने की कोशिश की गई है, लेकिन जैसे राजेश शर्मा ने कहा कि मिडिल क्लास के लिए कुछ यहाँ नहीं दिखाई देता है।
लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर मैं बात करूं, अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं कि जब देश का विकास होता है, जब देश में बुनियादी अधोसंरचना का विकास होता है, सड़कें बनती हैं, नहरें बनती हैं, अस्पताल बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ उस छोटे गरीब तबके के आदमी को मिलता है जो गरीबी की रेखा के नीचे रहता है, जो पॉवर्टी लाइन में सबसे आखिरी में है, जिसकी बात गांधी जी ने की थी कि अंतिम आदमी का व्यक्ति उस तक कुछ पहुंचना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि उस तक चीज़ें पहुंचेंगी, लेकिन कब पहुंचेंगी? 75 साल तो हो गए इंतजार करते करते। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। थैंक यू।